हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर आप सभी को 2 दिन बाद जो है मैं आज क्लास ले रहा हूं। 2 दिन बाद क्या है, संडे को छुट्टी पड़ गई थी। ठीक है, तो तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके पेपर में देखिए 8 नंबर के सवाल और 5 नंबर के सवाल एकदम टू द पॉइंट होते हैं, उसमें कोई घुमा फिरा। लेकिन जो 2 नंबर वाले सवाल होते हैं ना, वो हमेशा फार्मूले पे या थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहता है। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे 2019-2020 का, तो हो सकता है कि 2 नंबर वाले सवालों में आपको परेशानी हो। ठीक है, लेकिन जो आपका 5 नंबर और 8 नंबर वाले सवाल होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पेपर में बच्चा 2 नंबर वाले प्रश्न 8 होते हैं, टोटल 16 अंक की तैयारी हम करवाएंगे और टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे पूरे बुक से। अगर ये 100 क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% सवाल इसी में से फंसेंगे। आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सभी बच्चे जितने लाइव देख रहे हैं इस बात को समझ लें कि आज जो सेशन चलेगा, ठीक है। अच्छा, 3D से और वेक्टर अलजेब्रा से 2 नंबर वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं। पेपर उठा के देख लीजिए, मेरे बातों पे मत जाइए, पेपर उठा के देख लीजिए। हम 2 नंबर वाले सवालों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये जो हम 2 नंबर वाले सवाल कराएंगे वो भी चैप्टर वाइज ही रहेगा, तो अच्छा रहेगा ना। 3D से या वेक्टर अलजेब्रा से 2 नंबर वाले सवाल बहुत पूछे गए, मैंने पेपर में देखा था। ठीक है, देखते हैं आज कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। कोशिश करेंगे ज़्यादा यानी 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। कह रहा दिखाइए कि बिंदु, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, दिखाइए कि बिंदुओं 4, 7, 8 से तथा 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा तथा बिंदुओं -1, -2, 1 से और 1 to 5 से होकर जाने वाली रेखा के समान। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, रेखाएं समांतर होंगी तो 3D की बात हो रही है, त्रिविमीय ज्यामिति की बात हो रही है। एक बिंदु, देखिए ये 2 बिंदुओं से होके जाने वाली जो रेखा होती है बच्चा, तो क्या होता है, इसका दिक् अनुपात हम निकाल सकते हैं। ए निकाल सकते हैं A1, इसका B1 निकाल सकते हैं, इसका C1। ठीक है, अगर दो बिंदु अलग अलग दिए हुए हैं और उन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा मिलाएं हम और एक लाइन बनेगी, उस लाइन का हम दिक् अनुपात बता सकते हैं। बहुत बच्चों को ये सब से नहीं समझ में आ रहा है क्या सर बोल रहे हैं। ठीक है, तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मोबाइल के प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लें। वहाँ पे त्रिविमीय ज्यामिति का मात्र 3 लेक्चर है। ठीक है, वहीं देख लेंगे, आपका काम बन जाएगा और अनावश्यक पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी कम पढ़ाता हूँ, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ाता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। या प्लेलिस्ट भी हमने 56 नंबर वाले इस सेक्शन में उसको करवाया है। 44 नंबर का अलग है अवकलन समाकलन और 56 नंबर का अलग है त्रिविमीय ज्यामिति। जाके देखिए, 3 लेक्चर है मात्र, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन का हम निकाल देंगे। कैसे निकलेगा बच्चा, ये A2 क्लियर हुआ, ये दिक् अनुपात होता है और यहाँ पे C2। ये कैसे निकलता है बच्चा, तो ये हो जाता है x2 - x1 क्लियर हुआ, y2 - y1, यहाँ पे हो जाता है z2 - z1। इसको हम मन में अगर x1 y1 z1 मान लें, ठीक है, इसको x1, y1, z1। ठीक है, इसको हम मान लें x2, y2 और z2। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको लेक्चर डेली मिलेगा। देखने में भी लग रहा होगा कि आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, कोई रटने वटने की ज़रूरत नहीं है। मैथ आपको रेगुलर पढ़ना है क्योंकि उसमें 1 दिन का गैप है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट x2 - x1 करिए बच्चा। ठीक है, 2 में से 4 घटाएंगे, 2 में से 4 घटा पाएंगे अपने जीवन काल में कभी, तो -2 आएगा। ठीक है, y2 - y1, z2 - z1 करिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। आई होप बहुत बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा, बहुत आसान है। देखिएगा क्या करना है, इस तरह के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए A1, B1, C1 इस लाइन का हम निकाल रहे हैं बच्चा, ये पहली वाली लाइन AB का, जो कि बिंदु A और B से पास हो रही है। बहुत आसान है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। y2 - y1 क्या है, 3, 7, क्या हो जाएगा बच्चा, -4। ठीक है, z2 - z1 यानी 4 - ये हो जाएगा -4।
ठीक है। ये जो -2, -4 और -4 आया है बच्चा, ये जो पहली वाली लाइन है जो कि बिंदु ए और बी से होकर जा रही है, उस लाइन का दिक् अनुपात कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो कहलाता है इंग्लिश में। ठीक है। अगर दूसरी वाली लाइन, यहाँ पे पॉइंट को हम x3 y3 z3 मेंशन कर दें, x4 y4 z4 मेंशन कर दें, तो बिंदु C और D से होके जाने वाली जो दूसरी लाइन है, इसका भी दिक् अनुपात निकाल सकते हैं, और दिक् अनुपात ही हमको बता देगा कि दोनों लाइन समांतर हैं कि समांतर नहीं है। ठीक है। इसमें क्या निकालेंगे बच्चा, x4, देखिए एक बार समझ लीजिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे y4 माइनस y3 और यहाँ पे z4 माइनस z3। जब यहाँ पे आएंगे, अगर रटने के लिए बताएंगे तो क्या फ़ायदा हुआ यहाँ आना। आप शुभम क्लासेस पे मुस्कुराइए, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है। और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हम करवा के ही भेजेंगे। 2 नंबर वाला जो सीरीज़ शुरू किए हैं, 3-4 दिन चलेगा। 100 क्वेश्चन का पूरा एकदम पिटारा रहेगा। ठीक है। और भंडारे में भाई सबको बुलाइए जितना हो सके मैक्सिमम। x4 माइनस x3 यानी 1 में से -1 को घटाएंगे बच्चा ना, तो ये 2 आ जाएगा। 2 -2 करेंगे, ये 4 हो जाएगा। ठीक है। 5 -1 करेंगे, 4 हो जाएगा। अच्छा, इस लाइन यानी दूसरी वाली जो लाइन है जो कि बिंदु C और D से होके जा रही है, उस लाइन का दिक् अनुपात 2 4 4 4 है। अगर ध्यान से देखा जाए, इस लाइन का दिक् अनुपात -2 -4 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे इस लाइन का अनुपात जो है 2 4 4 है। कई तरीका है। अगर देखा जाए तो पहली वाली लाइन का जो दिक् अनुपात है दूसरी वाली लाइन के दिक् अनुपात का समानुपाती है। ठीक है, अनुपात समान है। अगर आप देखा जाए a1/a2 निकालिए और b1/b2 निकालिए और c1/c2 निकालिए, ये तीनों अनुपात बराबर आएगा। अगर ऐसा होता है बच्चा कि अगर दो लाइन है, ठीक है, जिनका दिक् अनुपात a1 b1 c1 है, दूसरी लाइन का दिक् अनुपात a2 b2 c2 है, अगर दोनों लाइन समांतर है या समानुपाती है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। बस देखिए, समानुपाती का मतलब अगर ये लाइन का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इसका हो सकता है इधर है, क्योंकि इसका जो नेगेटिव है इसका पॉजिटिव है। क्लियर है। लेकिन है समांतर। हमको समांतर से मतलब है किस लाइन का किधर डायरेक्शन है, इससे नहीं मतलब है। हो सकता है इस लाइन का इधर है, इस लाइन का इधर हो, लेकिन हमको ये दोनों लाइन समांतर हैं। और जब लाइन समांतर होती है तो दिक् अनुपात का जो अनुपात होता है, लाइन का दिक् अनुपात का जो दिक् अनुपात रेशियो होता है, वो समान होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे -2 यहाँ पे 2, ठीक है, -4/4 और -4/4, सबका रेशियो -1 आएगा। यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन क्या है, समांतर है। क्लियर हुआ। दोनों बिंदुओं से A और B से होके जाने वाली लाइन और बिंदु C और D से होकर जाने वाली लाइन का जो दोनों लाइन है क्या है, समांतर है। यही हमें प्रूफ करना 2 नंबर का काम हो गया। ठीक है। आप इससे एक चीज़ और भी सीखें कि कभी भी आपको 2 बिंदुओं से होके जाने लाइन का दिक् अनुपात बताना है तो बहुत आसान है। क्या करना है, x2 - x1 आप मेंशन कर दीजिए। क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसा लगा। पहला क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चा, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको शो भी करा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दिखाइए कंप्यूटर महोदय। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में कई बार पूछा गया है कि 3 बिंदु हैं, ठीक है, 2 3 4। 1 मिनट, सभी बच्चे क्वेश्चन नोट करें। एक 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इसको मान लीजिए P, एक बिंदु इसको Q मान लीजिए, ये P है और ये Q है। इसका कोऑर्डिनेट क्या बच्चा, -1, ठीक है, -1 -2 और क्या है, 1। क्लियर हुआ। और एक बिंदु R है, इसका निशान क्या है बच्चा, 5 8 7। हमें ये सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु संरेख है। इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में। आसान भाषा में कहें, हिंदी में बोलते हैं संरेख। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में। देखिए, देख के आप कभी नहीं कर सकते हैं कि तीनों बिंदु एक ही लाइन में। कुछ न कुछ हमको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। देखिए, सबसे आसान क्या है,
अगर ये दोनों तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन में होंगे तो सबसे पहले ये जो पी क्यू का ये जो लाइन पी क्यू है ना बच्चा, इसका दिक् अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, वही A1 B1 C1। और ये लाइन जो क्यू आ रहा है यानी बिंदु क्यू को आर से मिलाएंगे, इसका दिक् अनुपात निकाल लीजिए। अगर ये तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा में होंगे तो इनका दिक् अनुपात समान आएगा, दिक् अनुपात का अनुपात समान आएगा। ठीक है, निकाल लीजिए। इसमें कुछ करना नहीं, ऊपर मेंशन कर लीजिए x1 कामा y1 कामा z1। समस्या होती है, ठीक है, x2 कामा y2 कामा z2, इसको मेंशन कर लीजिए अपने इसके सर पर लिख लिया करिए पेंसिल से x3 की चीज़। पुराने वीडियोस बहुत अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर कराए हुए हैं। जो बच्चे शुरुआत से देखना चाहते हैं 44 नंबर और 56 नंबर हमने प्लेलिस्ट बनवा दिया है, सिर्फ उतना ही देखना है। इसके अलावा इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप बहुत सही जगह हैं, बहुत अच्छे जगह हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैथ में एक दिन का गैप है, एक दिन का गैप है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले वाली बिंदु P और Q को मिलाने वाली इसका दिक् अनुपात A1 B1 और C1 निकाल लीजिए। क्या होगा बच्चा, x2 माइनस एक्स, अभी भी बताया ना, x2 -1 ये हो जाएगा -3, y2 माइनस y1 -2 में से -3 घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा -5, z2 माइनस z1 यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक है, अब बिंदु इसको ऐसे समझिए कि बिंदु Q और R को मिलाने से जो लाइन आएगी उस लाइन का दिक् अनुपात A2 B2 और C2 मान लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या निकालेंगे, x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 और z3 माइनस z2। बहुत आसान है। 5 में से -1 करेंगे बच्चा 6 आ जाएगा, 8 में से ये घटाएंगे ये हो जाएगा 10 और 7 में से ये घटा देंगे बच्चा 6 आ जाएगा। अब देखिए अगर ये दोनों तीनों बिंदु संरेख हैं तो PQ जो लाइन PQ का ये जो है हमारा A1 B1 C1 यानी दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन A2 B2 C2 यानी बिंदु Q और R को मिलाने वाली जो लाइन है इस लाइन का दिक् अनुपात। अब देखिए देखिए A1 A2 निकालिए, -3/6 ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये B1 B2 निकाल लीजिए, -5/10। ठीक है, फिर से ये भी -1/2 और C1/C2 भी निकाल लेंगे तो -3/6 ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये भी एक समांतर होने के साथ साथ कंडीशन जो है कोलिनियर का भी है। ठीक है, यानी एक ही लाइन में है ये दोनों तीनों बिंदु। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जो रेखा PQ है का दिक् अनुपात रेखा QR के दिक् अनुपात के समानुपाती है। अगर इतना आप लिख देते हैं तो इसलिए लिखिएगा, इसलिए बिंदु PQR क्या है, संरेख होंगे। ठीक है, इजी है, क्लियर हुआ। चलिए भैया, तो हो गया ये हमारा जो है। अगर समानुपाती होता है, अगर दो लाइन समानुपाती दिखाने का तो ये भी होता है दो लाइन नहीं, दो बिंदु, क्लियर हुआ। तीन बिंदु संरेख दिखाने का होता है ना, तो एक, चलिए उतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारा सवाल लग जाए उतना ही। यानी कि दिक् अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर में होता दिखाया जाए बच्चों को। तीसरा क्वेश्चन आपके समक्ष रहा ये, मुस्कुराइए, क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला भी यहाँ बताएंगे आपको यहाँ पे, और कैसे सॉल्व होगा वो भी बताएंगे। आपके बुक में फार्मूले हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आपकी इच्छा हो रही है पढ़ने की तो आप पलट के देखेंगे तो मिल जाएगा। कह रहा उन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनकी दिक् कोज्याएं 2, 3, -6 और ठीक है 3, -4, 5 है। ठीक है, चलिए के समानुपाती है, उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। कुल मिला के हम यही कहना चाहेंगे कि उन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करिए। ये एक मान लीजिए सदिश ये है, इसको मान लीजिए यहाँ पे AB है
और ये मान लीजिए AC है, ठीक है। दो सदिश है, चाहे जैसे भी आप समझ सकते हैं, लाइन भी समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर पहले वाले सदिश का दिक अनुपात A1 B1 C1 दिक को ज्याए दिया बच्चा, ओ ठीक है, दिक को ज्याए ये है, दिक अनुपात देना चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं, अगर दिक को ज्या लिखा तो ये क्या हो गया। चलिए बिल्कुल सही है, जो दिक को ज्याए लिखा है बच्चा ना, वो 2 3 -6 3 -4 के समानुपाती है। यानी जब समानुपाती की बात होता है तो ये दिक अनुपात हमको निकल के आता है, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, ये -6 है पहले वाले सदिश का, मान लीजिए ये भी। दूसरे वाले सदिश का जो है ये 3 है, -4 है, और ये मान लीजिए 5 है। बहुत आसान है। दो सदिश, दो वेक्टर दिए हों, चाहे दो लाइन दिए हों, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वेक्टर जो एंगल बन रहा है थीटा, उसके बीच में कैसे निकाला जाए, कॉस थीटा। ये थीटा बहुत आसान होता है, A1 A2, ठीक है। फार्मूला देखिए, B1 B2 प्लस यहाँ पे C1 C2, बहुत आसान है। यहाँ पे हो जाएगा बच्चा A1 स्क्वायर, ठीक है, B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू, क्लियर हुआ, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हो गया। यानी कि दो वेक्टर आपको दिए हों और उसका दिक अनुपात पता हो A1 B1 C1, जो वेक्टर AB का है, वेक्टर AC का दिक अनुपात 3 -4 5 है। तो इनके बीच में, दोनों सदिशों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, कितना कोण बन रहा है, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। सब कुछ यहीं पर रख देना है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चा ना, तो कॉस थीटा इजकल टू आ जाएगा -18√2, क्वेश्चन पूछा गया है 35, चूँकि थीटा बताना है तो ये हो जाएगा -18√2 अपन 35। अब देखिए, बहुत बच्चे कहेंगे कि सर आप सॉल्व कर दिए इसको, अब तो करना पड़ेगा आपको अपने से ही, ठीक है। A1 A2 रखिए, A1 A2 यानी 2 × 3 6, B1 × B2 भाई रखिए, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, सब रखिए, साफ साफ दी। मेरा काम है फार्मूला बताना, ठीक है। या कभी कभी सवाल ऐसे भी बन सकता है कि दो लाइन के बीच में कोण बताइए, जबकि पहले वाली लाइन का दिक अनुपात A1 B1 C1 ये है, दूसरी वाली लाइन A2 B2 C2 का दिक, ठीक है, यानी दूसरी वाली लाइन का दिक अनुपात दिया हो। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चा चौथा क्वेश्चन देखिए, ये 3D और वेक्टर अलजेब्रा के मिला के हैं हमारे पूरा 20 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। 2 नंबर वाले सवाल यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत करने से अगर आसानी से 2 नंबर मिल जा रहा है तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। चौथा क्वेश्चन दिखाइए, चौथा क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, ठीक है। अगर IPL अगर देख रहे हैं ना तो बंद कर दीजिएगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि मैथ में बिल्कुल गैप नहीं है और बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। हिंदी इंग्लिश आप उस समय तैयार कर सकते हैं, लेकिन गणित कभी भी एक दिन में नहीं हो सकता है, ठीक है। और आप कुछ कह भी नहीं सकते, किससे शिकायत करने जाएंगे। और एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं, अगर आप परेशान हैं कि अगर कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। जो कक्षाएं केवल बंद की गई हैं, जो बच्चे आना जाना होता था वो बंद, परीक्षाएं चल रही हैं। कह रहा है यदि A का स्थिति सदिश वेक्टर A + 2B तथा P का स्थिति सदिश वेक्टर A है, B का होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, B का होना चाहिए। जहाँ बिंदु P रेखा AB को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है, तो बिंदु B का स्थिति सदिश ज्ञात करिए। ओ ठीक है, P का स्थिति सदिश, ठीक है, सही है, क्लियर है। ये सवाल देखिए, कई बार आपके क्लास 10th के मैथ से रिलेटेड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए ओरिजिन है, एक वेक्टर A है, एक फार्मूला देख लीजिए कैसे यूज होगा। एक बिंदु A है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए, एक यहाँ पे बिंदु B है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए वेक्टर B। A और B को हम मिला दिए, ठीक है। बीच में इधर एक बिंदु P है बच्चा, जो कि
वेक्टर ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो O और P को मिलाने से, मान लीजिए इसको वेक्टर R नाम देते हैं, यानी वेक्टर OP अगर पूछे, यानी O से P को मिलाने वाली ये जो बिंदु P है, इसी लाइन, ठीक है, यानी A से B की तरफ मिलाने पे जो वेक्टर बनेगा, इसी बीच में कहीं पे एक बिंदु P है, और P इस तरह से है कि ये जो वेक्टर है ए बी, उसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस वेक्टर R का, यानी वेक्टर OP का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान होता है, जानते क्या होता है, m, क्लियर हुआ। अगर ये m लेते हैं तो यहाँ पे वेक्टर B हो जाएगा, ये वाला वेक्टर। n लेते हैं तो यहाँ पे वेक्टर A हो जाता है अपान में m+n, ठीक है। ऐसा फार्मूला पढ़े हैं आप, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको दिया है वेक्टर A, ये वाला दे दिया है, ये वाला पूछ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये वेक्टर अलजेब्रा का सवाल है, सदिश बीजगणित में आप उठा के देखेंगे, मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और आपका काम है, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, स्वतः शुभम क्लासेस सर्च करके, टेलीग्राम अगर आपके मोबाइल में है तो। चलिए भैया, सवाल क्या कह रहे हैं, तो सवाल को ज़रा हम एक बार वो कर दें। इस क्वेश्चन में जो हमें करना है, जो वेक्टर, ये जो वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर a+2b दिया है। ये जो बीच में एक बिंदु P है जो कि ए बी को 2:3 रेशियो में विभाजित कर रहा है, इसका हमें पोजीशन वेक्टर दिया है वेक्टर ए, इसका पूछ रहा है। यही ओ भी पूछ रहा है, अगर ओ से बी की तरफ मिला दे तो ये वेक्टर ओ बी क्या होगा, यानी वेक्टर ओ बी। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या है बच्चा, यानी ओ से पी की तरफ मिलाने वाला, ओ से पी, ठीक है। 2 नंबर का देखिए क्या, अगर ओ पी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ओ ए, ठीक है, तो 3 × वेक्टर ओ ए, अगर ये लेंगे तो ये लग होगा, ठीक है, प्लस अगर यहाँ पे ये 2 लेंगे तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा ओ बी, क्लियर हुआ बच्चा, अपान में m+, यानी 2 + 3 5। OP हमें दिया बच्चा कितना, वेक्टर A, ये देखिए, ये जो OP है ये वेक्टर A है, क्वेश्चन में दिया है, समझ में आ गया। 2 नंबर का सवाल है ये, 3 × OA कितना है, a+2b, क्लियर हुआ। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 × OB, ये तो पूछ ही रहा है वेक्टर OB, और ये 5 है, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5a, यहाँ पे 3a, ठीक है, 3 × 6b, क्लियर हुआ बच्चा, 2OB, क्लियर हुआ। अब सबको इधर ला दी, OB बताना है हमें, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2a - 6b, यहाँ पे 2OB, ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे a हो जाएगा -3b, इसका 2 यहाँ पे OB। यही हमें बताना था, यानी इस बार ये, इसमें देखा जाए तो 3 चीज़ें हैं, m और n, ये वाला वेक्टर o से a तक मिलाने वाला, o से b तक मिलाने वाला, और o से, इस क्वेश्चन में ये दे दिया है, ये दिया है, ये वाला पूछ रहा है। तीनों चीज़ में से कोई 2 दे के तीसरा पूछ सकता है, फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर लायक है ही सवाल है, ठीक है। 3D और सदिश बीजगणित से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, आपके बुक में भी ये फार्मूला है, इच्छा हो तो पलट के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखा जाए, 5वां, चलिए 5वां और 6वां क्वेश्चन दिखाएं आपको, कंप्यूटर में होता दिखाया जाए बच्चों को। 5वां क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, और 6वां क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। दोनों क्वेश्चन देखिए, 2-2 नंबर सवाल को हल करने से मेरा ये उद्देश्य है कि आपके चैप्टर में जो फार्मूले हैं वो दिमाग में हो जाए। 2 नंबर वाले सवाल अगर आपके फार्मूले क्लियर नहीं है तो नहीं लग पाएंगे। और सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि 2 नंबर के सवाल आपको कराए जाएं कि नहीं, ये चीज़ कंटिन्यू रखें। मॉडल पेपर में सवाल वही है जो हम लोग करा रहे हैं, कोई बहुत बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है।
सवालों को हल करने का मेन उद्देश्य है कि आपको फार्मूले क्लियर हो जाए। क्लियर है? और सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपको कराया जाए कि नहीं कराया जाए। अगर चाहते हैं तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ कुछ और चीज़ें शुरू की जाएंगी। ठीक है, वैसे पढ़ाने के लिए मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, 2 बार 3 बार 4 बार। कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको विशेष रूप से समस्या हो रही तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। 3D पे बहुत ज़्यादा विचार आए हैं, 3D को भी हम आगे पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा, आप आई होप पढ़ लिए होंगे। एक वेक्टर का, ठीक है, 7i + j - 4k का, ठीक है, सदिश 2i + 6j पर प्रक्षेप बताना है। किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना। ठीक है, प्रक्षेप किसका? प्रक्षेप यहाँ पे पूछ रहा है इस वेक्टर का b पर, और जिस पर पूछा जाता है ना बच्चा, उस वेक्टर का परिमाण हमेशा नीचे होता है, यहाँ पे ऊपर हो जाता है a.b। ठीक है, यानी वेक्टर a का b पर प्रक्षेप a.b अपान में mod b। ठीक है, mod b क्या मतलब? वेक्टर b का परिमाण। चलिए इसको कैलकुलेट करिए सभी लोग। चलिए आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो बच्चे पहले से पढ़े हैं समझ गए होंगे। रिवाइज हो जाना। देखिए भूल गया होगा, मुझे पता है, भूलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको रिमाइंड ना करना गलत बात है। ठीक है, तो किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रक्षेप पूछे, अगर यहाँ पे वेक्टर ए का यानी इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रक्षेप पूछ रहा है, बहुत आसान है, a.b अपान में। अगर इस वेक्टर का इस पर प्रक्षेप पूछे यानी वेक्टर b का a पर, तो जो प्रक्षेप होगा बच्चा a.b तो रहेगा ही, यहाँ पे वेक्टर a आ जाएगा। जिसका जिस पर पूछेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे पूछ a.b तो बहुत आसान है बच्चा। a.b कैसे होता है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, बहुत आसान है। क्लियर है? बस i वाला i के साथ गुणांक मल्टीप्लाई कर देते हैं 14, j वाला j के साथ यहाँ पे 6, और k वाला k के साथ 4 3 12। ठीक है, ये जो वेक्टर, ये दो खड़ी लाइन, इसका मतलब होता है किसी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना। सवाल आपको जो कराए जा रहे हैं समझ में आ रहे हैं? ठीक है, और कमेंट करना है, आपको बताना है कि इसी तरह से कराया जाए। ये आज का ट्रेलर है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है 2 नंबर वाले सवाल को भी बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए। समझ में आया? जो जितना हल्के में लेंगे उतना ही आपको भी हल्का कर देगा। 16 नंबर, किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकाला जाता है? वेक्टर b का परिमाण i j k का जो गुणांक होता है उसका स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये डायरेक्ट कर लीजिए 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 36 9 45 4 49, 49 का वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा? 7। ये 16 4 20, 20 में से 12 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 8/7 हो गया। ठीक है, किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के पर जो है हमारा क्या हुआ? निकल के आया, प्रक्षेप निकल गया। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, कह रहा है कि योगफल एवं अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर। हम अगर आपको कह दें कि लीजिए बच्चा एक वेक्टर ए है, ठीक है, और इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है, उसको ये ऊपरा कपड़ा पे ना बच्चा ये टोपा टाइप का बिठा देते हैं, और ये कैसे निकलता है? किसी वेक्टर के उसके परिमाण से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया जाता है। किसके डायरेक्शन में? वेक्टर ए के डायरेक्शन में। ये जो वेक्टर है ये मात्रक सदिश होता है। मात्रक सदिश ऐसा जिसका परिमाण 1 हो। ठीक है, कई बार हो चुका है। तो सबसे पहले दोनों वेक्टरों के योग के डायरेक्शन में, योग के दिशा में हमें मात्रक सदिश बताना है। यानी पहले सॉल्यूशन देखिए, भले आपके लिए आसान हो सकता है बहुत बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, आप चाहते हैं इसी तरह से मिले सवाल। a + b पहले निकालिए, दो वेक्टर का, अरे दो वेक्टर जुड़ते कैसे? i वाला i के साथ j वाला j के साथ, 2i कितना हो जाएगा? 4i, ये कितना हो जाएगा बच्चा? 3j। ठीक है, -5 और 3 जुड़ेगा -2k हो जाएगा। सबसे आसान। आप क्या करेंगे? इस वेक्टर जो a + b लाए हैं इसका परिमाण निकाल लीजिए। यानी ठीक है, क्लियर हुआ बच्चा? परिमाण क्या होगा? किसी वेक्टर का परिमाण i j k का जो गुणांक होता है उसके स्क्वायर का सम का वर्गमूल।
4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, -2 का स्क्वायर करेंगे 9 4 13, 16 9 5 √29। ठीक है, अब हमें बताना है वेक्टर a प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी a प्लस यूनिट वेक्टर। क्लियर हुआ? इसको मात्रक सदिश ऐसे बड़ा सा बना दीजिए, तो कुछ नहीं है a प्लस बी। क्लियर हुआ? और जो वेक्टर है a प्लस बी, उसका जो परिमाण है उसी से भाग देना है, ये हो जाएगा। आसान है। a प्लस बी क्या है? ये है अपान में √29। ठीक है, यानी अगर इसको लाएंगे अलग अलग 29 देंगे तो ये हो जाएगा 3 अपान में √29 j -2 अपान में √29 के। कैसी तैयारी चल रही भाई? सभी बच्चे परसेंटेज में बताएं अपनी तैयारी, प्रिपरेशन कैसे चल रही है। देखिए, क्लासेज अब बहुत ज़्यादा लेंदी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आ गया है कि आप ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें, मेरे पे डिपेंड। अब मेरा काम बार बार यही है कि हम एक ही चीज़ को और जितना बार आप कहेंगे सेम तरह से ही पढ़ाएंगे, तो इससे बेहतर है कि आप प्लेलिस्ट बार बार देखें, सवाल वहाँ पे बहुत अच्छे से कराए गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो अपने से जितना सवाल करेंगे उतना बेहतर है। ठीक है, समय को बचा के रखना है, समय का सदुपयोग करिए। क्लियर हो बच्चा? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सर। अरे उसमें अंतर के योगफल के अनुदिश तो मात्रक सदिश बताना था, उस दोनों वेक्टर a और a माइनस बी के अनुदिश भी बताना था, घटा लीजिएगा a माइनस बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां देखिए, 7वां और 8वां। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए। अगर आप 30 से 35 मिनट में 10 क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं तो बहुत नुकसान नहीं। अगर आप समझ भी तो रहे हैं, सिर्फ सवाल ही थोड़ा लगा रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और आपको लग रहा है ना पहले से तबीयत मेरी ठीक है, आवाज़ में भी और बाई फेस भी थोड़ा ठीक लग रहा होगा। काफ़ी हेल्थ डाउन हो गया था, मुझे लग रहा था कि, और मुझे लग रहा है ना कि पूरे वायरल फीवर जो है ना पूरे भारत में बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। अब लोगों को लग रहा है कोरोना, या हो सकता है कि उसकी वजह से भी हो, लेकिन देख रहे हैं कि हम जहाँ पे रहते हैं लॉज में मैक्सिमम लड़के बीमार हैं। ठीक है, तो मुझे ये नहीं लगा कि यार हम ही बीमार हैं। हम देख रहे हैं जिसको भी फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, यार फीवर आ रहा है, जुकाम में बुखार है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होना नहीं है, घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। और इस समय का जो वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बचा के रहना है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, कह रहा है वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो हमें ये बताना। अब देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये सवाल को कैसे गलत करते हैं। देखिए गलत कैसे करेंगे, ये देखिएगा। वेक्टर ए का परिमाण प्लस वेक्टर बी का परिमाण पूछ रहा है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे कि वेक्टर इतना जल्दीबाजी में होते हैं कि ए और बी को जोड़ देंगे। ठीक है, ए और बी को जोड़ देंगे, जो आएगा उसका परिमाण निकालेंगे। ये नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। यहाँ पे दोनों वेक्टर का परिमाण अलग अलग पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क। तो वेक्टर ए का परिमाण क्या हो जाएगा 4, जे का गुणांक है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसका 4। ठीक है, 2 नंबर में पूछा गया है, मिस्टेक कर देते हैं, पहले दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं बच्चे जल्दीबाजी में। ठीक है, जबकि यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों वेक्टर का परिमाण निकालिए। वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे +1, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा ना, k का गुणांक -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, हो गया। ठीक है, 9 4 13 4 17। क्लियर हुआ बच्चा? 9 4 13 14, बस यही आंसर हो गया। हो तो क्या, इसमें दिक्कत क्या है? आप कभी भी ये नहीं कि a प्लस बी कर दें। ठीक है, ये पूछ रहा है, बहुत बच्चों को लगता है कि अरे ये तो सेम है, ये क्या मतलब है, ये चीज़ कहे या ये एक के बात है, एक का चीज़ तो है। अरे यार, ये जो डंटवा लगा है दो ठो, ये डंटवा जो दो ठो खड़ा है, बहुत अंतर है। ठीक है, ये परिमाण बताता है वेक्टर का। क्लियर हुआ? परिमाण, ये सिंपल वेक्टर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चा, देखिए 100 क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ फार्मूले भी आपके तैयार हो गए, सवाल का भी अभ्यास हो गया, और अगर 2 नंबर वाले तैयार हैं तो 1 नंबर वाले भी ऑटोमेटिक उसी में हो जाते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन कंप्यूटर में तो दिखाया जाए आपके सामने ये, ठीक है। कह रहा है एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। वेक्टर ए हमारा दिया है, क्या है, 7i माइनस जे, 7i माइनस जे माइनस के। वेक्टर बी भी हमारा दिया है बच्चा, क्या है, 2i प्लस जे, के तो नहीं है बच्चा, क्या हो जाएगा 0 इंटू के, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, तो हमें जो मान बताना है वो 4a माइनस 3b। देखिए ये कैसे मिस्टेक करते हैं लोग, 2 नंबर काट थोड़ा रहा है, ठीक है। अगर 2 नंबर आसानी से आ जा रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेली अब बहुत लेंदी वीडियो नहीं रखेंगे, कम समय में ज़्यादा सवालों को हल करेंगे, ठीक है। जल्दी गाने वाने का समय आ रहा है, अब तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है काफ़ी, उधर तो वीडियोस काफ़ी बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। अच्छा है, समझ में आ रहा है। देखिए 4 इंटू ए, अगर इस वेक्टर में यानी इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब होता है कि इस पूरे वेक्टर में 4 का होगा, ठीक है बच्चा, इस पूरे वेक्टर में 4 का होगा। 3 इंटू बी लिखा है, अगर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब इस पूरे वेक्टर में 3 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 4a, ये क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे देखिए 7 को 28, 28i, यहाँ पे 4j, यहाँ पे माइनस 4k, ठीक है। अब देखिए इसको देख लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हर जगह होगा, i के साथ, j के साथ और k के साथ। ये हो जाएगा 6i प्लस 3j प्लस 0k, ठीक है। तो ये निकल के आ गया 4a, ये निकल के आ गया 3b। अब दोनों को घटाना है, देखिएगा कितना सवाल इंपॉर्टेंट है। 4a माइनस 3b करिए, यानी ये 4a है, ये माइनस 3b है और 3b है, इन दोनों को घटाइए, इसमें से इसको घटाना है। यानी घटाना क्या होता है, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है 1000 से ज़्यादा लाइक करना है अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। ये 2 अंकों वाले सवालों से सावधान रहना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 28i में से इसको घटा देंगे, ये 22i, ठीक है। माइनस 4j में से इसमें घटा देंगे तो माइनस 7j, ठीक है। माइनस 4k में से 0 करेंगे तो वो यही रहेगा, ठीक है। अब इसका मॉड निकालना है, ठीक है बच्चा। ये जो है मॉड, ये तो 4a माइनस 3b आया, तो ये 2 ठो डंटवा जो खड़ा है इसका मतलब है कि इसका परिमाण, ठीक है। कैसे निकलेगा, 22 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा, माइनस 7 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, ठीक है। ये 49, ये 4 चौको 16, जो भी आएगा देख लीजिएगा। 49 16 कितना हो जाएगा, 965 हो जाएगा, जो भी आएगा 529 आएगा, लग रहा है क्या, नहीं जी ज़्यादा आएगा, ठीक है। उसका फिर वर्गमूल निकाल लीजिएगा, क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आप देख लेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये 8वां क्वेश्चन हुआ। 9वां और 10वां देख लीजिए, 9वां और 10वां। चलिए बच्चा 9वां 10वां तो क्वेश्चन अभी तो बहुत करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 8 नंबर के सवाल कम है, सिलेक्टेड है, उसमें फिक्स है कि यहीं से आना है। लेकिन जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हमें थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जो कम नंबर वाले उनका भाव ज़्यादा है, ठीक है, उनको पहचानना मुश्किल है। जैसे चुनाव में जिनके घरों में वोटों की संख्या कम है उनके भाव बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जिनके घरों में वोटों की संख्या ज़्यादा है वो लोग एक जगह ठहरते हैं, उनका अंदाज़ा लग जाता है कि ये किसको वोट देने वाले हैं। उसी तरह से 2 नंबर वाले सवाल जो कि आपको 8 पूछे जाएंगे, 16 अंक, यानी कि देखा जाए तो 2 नंबर के हैं,
संख्याएँ हैं, थोड़ा संख्या ज़्यादा है सवालों की, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या होता है, इसलिए हमको ज़्यादा इसमें एनालिसिस करना है, मेहनत करने की ज़रूरत है। आप सभी बच्चे अगर 1051 लाइक कर देते हैं तो मैं कल से कंटिन्यू करूंगा ये 2 नंबर वाला सीरीज़, अदरवाइज इसको यहीं पे ब्रेक कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। हमको 3D में बहुत बच्चों का कमेंट मिला है कि सर इसको थोड़ा अच्छे से बता दीजिए, तो मैं इसको 3D को एक बार अच्छे से कमेंट बताऊँगा। LPP के सवाल बीच बीच में कराए ही जा रहे हैं, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है, उसमें 11 जो वीडियोज़ हैं वो भी इम्पोर्टेंट सीरीज करके हैं। 8 नंबर के पहले कराएं, फिर 5 नंबर का कराएं, ठीक है। समाकलन भी रिवाइज कराएंगे, तो सारी चीज़ें चलती ही रहेंगी और निरंतर हमको पढ़ते रहना है, मैथ तो खासकर पढ़ते ही रहना है, ठीक है। आज के सेशन कैसा लगा, ये 8-10 क्वेश्चन जो भी थे कराएं, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और कल मिलेंगे इस वादे के साथ कि अगर आप 1051 लाइक देते हैं तो मैं इस 2 नंबर वाली सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। 2 नंबर वालों को बहुत ज़रूरी हैंडल करना। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ। तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।